स्टूडेंट, जैसे कि आपको बोला था मैंने, आपके कुछ 4-5 टॉपिक रहते हैं इस चैप्टर के, ऑप्टिक के। तो आज का जो टॉपिक रहेगा सब यूनिट 3 है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट मैंने पहले भी आपको बता दिया है। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए होती क्या है, इसको मैंने डिस्कस कर लिया था आपका ऑफलाइन क्लास में। अब डिस्पर्शन ऑफ जो लाइट होती है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज योर प्रिज्म। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या, प्रिज्म को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ आपको प्रिज्म होता कैसा है। अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, आप मैंने आपके लिए जूम कर दिया है, तो मैं हाईलाइटर यूज कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये ए से लेके, कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो ए से बी, बी से सी और सी से ए, एक ट्राइंगल, और पीछे की तरफ भी एक ट्राइंगल है इस तरह से। ये एक ट्राइंगल और ये दूसरी ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को एक रेक्टेंगुलर सरफेस ऐसे करके जोड़ रहा है, और दूसरी तरफ ही ऐसे एक रेक्टेंगुलर सरफेस होगा जो क्या कर रहा होगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ रहा होगा। और जो ऐसा करके आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। अब प्रिज्म में मैंने बोला ना, ये ऐसे करके एक ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे एक एंगल भी होगी, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये कौन सी एंगल आपकी, एंगल ऑफ प्रिज्म। पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, वहां से देख सकते हो सब कुछ। तो उसी पीडीएफ को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो इसलिए मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसी से पढ़ा रहा हूँ, ताकि रिवीजन करने के लिए आपके लिए इजी रहे। दूसरा, ये जो सरफेस है, हमेशा जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी वो इस सरफेस, जो रेक्टेंगुलर सरफेस होता है, इस सरफेस से आपकी क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। और रिफ्रैक्शन यहां से होगी तो इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलते हैं। ठीक है, और इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल सेक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, जो रेक्टेंगुलर है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जहां से एक तरफ से रे जाती है और दूसरी तरफ से रे बाहर आ जाती है, और जब रे इधर से आई और इधर से बाहर निकली, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं थ्रू प्रिज्म। जब भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होती है, तो वहां पे हमेशा दो रिफ्रैक्शन होंगी। क्या होंगी, दो रिफ्रैक्शन। ये आपका एक प्रिज्म है, तो यहां से लाइट अंदर जाती है और यहां से ऐसे करके बाहर आती है। तो पहले एक बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है, दूसरी बार रिफ्रैक्शन यहाँ पे होती है। पहले रेयरर टू डेंसर जाती है, फिर डेंसर टू रेयरर जाती है। ये होती है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी सिंपल चीज पूछी नहीं जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला आपका, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन। जो एंगल आपकी डाइवेट कर रही है, क्या डिविएशन है थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगी जब हम डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। तो पहले टॉपिक समझ लो, टॉपिक क्या है आपका, कैलकुलेशन या डेरिवेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन। अब ये क्या चीज है अभी, इसके लिए पहले हमने कुछ चीजें कंसीडर कर लेनी है। मान लीजिए आपका एबीसी क्या है, प्रिज्म है। एबीसी प्रिज्म, प्रिज्म तो ऐसे बहुत स्ट्रक्चर होता है 3D में, लेकिन हम इसको प्रिंसिपल सेक्शन ऐसे करके देखेंगे सामने से, रेक्टेंगुलर सरफेस। और इसका नाम क्या है ए, इसका क्या है बी, और इसका क्या है सी। और ये जो है, इसका मैं यहाँ पे एंगल कितनी मान लूंगा, ए। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे एक प्रिज्म है जिसका प्रिंसिपल सेक्शन का नाम दे दिया हमने, जिसकी एंगल ऑफ प्रिज्म कितनी है आपकी, ए है। एक रे ऑफ लाइट करती है एंटर कहां से, यहां से, जिसका नाम क्या रख दिया, ई एफ। एक ई एफ लाइट एंटर करती है, इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है, कौन सी सरफेस पे, ए बी सरफेस पे। ओके, यहाँ पे एक बार हम नाम जिस तरह से मैंने बनाई हुई है डायग्राम, उसी के हिसाब से नाम रख देते हैं इसके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, एक सेकंड देना, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। डायग्राम मैं वापिस आपके लिए बनाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, तो प्रिज्म का नाम जो रहेगा, दैट इज योर बी सी डी। जिस तरह से यहाँ पे बनाया उसी तरह से हम डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप नोट से अपनी कॉपी मेंटेन करो तो आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो ये प्रिज्म का नाम क्या है, प्रिज्म का नाम है बी सी डी। क्या नाम है, यहाँ पे डी लिखा हुआ, ठीक है, डी बी सी। तो डी बी सी प्रिज्म है, जिसकी एंगल ऑफ प्रिज्म कितनी है, ए है। जहां पे एक रे एंटर करती है, कौन सी, ई एफ। कहाँ पे स्ट्राइक करती है, बीसी सरफेस के ऊपर। ई एफ रे इंसिडेंट हुई किस फेस के ऊपर, बीसी सरफेस के ऊपर, और ये रिफ्रैक्ट हो जाती है किसके लॉन्ग, ई एफ के लॉन्ग।
तो ये सारी जो थ्योरी है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं, क्या लिखा हुआ है इसको। मैं यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूँ, सेम डायग्राम। तो मैं लाइन ले लेता हूँ एक बार पहले, तो इसका साइज छोटा कर लेते हैं, और ये ब्लैक कलर ले लिया। तो मैं एक प्रिज्म बना रहा हूँ जो जहाँ पे बनाया हुआ है, एक सेकेंड। हाँ, ये एक लाइन ऐसे, और ये हो गया हमारा प्रिज्म, जिसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, जिसका नाम रखा है, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, और इसका नाम है डी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये क्या है आपकी एंगल ऑफ प्रिज्म, ये क्या है आपकी एंगल ऑफ प्रिज्म। अब लाइट रे एंटर करेगी सरफेस पे, तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक लाइट रे आई इधर से और स्ट्राइक हुई, इसका नाम क्या है इस रे का, इसका नाम है ई एफ। लाइट रे आई और स्ट्राइक की किस सरफेस के ऊपर, बीसी सरफेस के ऊपर। जब भी लाइट रे आती है तो ये अपने पाथ को कहां से जा रही है, रेयर टू डेंसर जा रही है। तो यहाँ पे मुझे एक पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ नॉर्मल। जब भी रेयर टू डेंसर लाइट रे जाती है तो ये क्या करती है, बेंड कर जाती है अपने पाथ से। जब ये अपने पाथ से बेंड करेगी, जब ये अपने पाथ से बेंड करेगी तो कैसे करेगी, रेयर टू डेंसर जाए तो कैसे बेंड करती है, टुवर्ड द नॉर्मल। इसको जाना कैसे था, इस तरफ जाना था, पर ये ऐसे ना जाके अपने पास से क्या कर जाएगी, थोड़ा बेंड कर जाएगी। इस तरह से ये बेंड कर जाएगी और स्ट्राइक करेगी कौन से सरफेस पे, बीडी सरफेस पे। जैसे ही बीडी सरफेस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, फिर से ये क्या कर रही है, जैसे ये इसको बाहर जाना होगा तो ये क्या करेगी, फिर से बेंड कर जाएगी नॉर्मल से, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो सबसे पहले मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं थोड़ी सी डायग्राम इधर बनाता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। तो मैं फिर से यहाँ पे एक क्या ड्रॉ कर लूंगा, नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा इस सरफेस के ऊपर। तो नॉर्मल कैसे आएगा, ऐसे करके, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर। इस सरफेस के ऊपर मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल। तो लाइट रे जैसे ही बाहर निकलेगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे जाएगी ये, नॉर्मल से दूर भागने की कोशिश करेगी। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ये। तो ये एक्चुअली इसको जाना कैसे था, इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, पर ये ऐसे नहीं जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक सेकेंड, सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया। तो हाँ, तो इसको साइज थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ मैं। इसको जाना कैसे था, ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन हुई तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी ऐसे करके। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर हुई मैं एक बार वापस से डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। मैंने अभी तक क्या बताया आपको, मैं पूरा यहाँ पे इरेज करता हूँ इसको। देखिए, जो लास्ट टाइम मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, मैंने बोला एक लाइट रे आती है और एंटर करती है इस सरफेस के ऊपर। जैसे यहाँ पे एंटर की तो मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने एक यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। ये लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया तो लाइट रे यहाँ से आई है, तो ये क्या करेगी, बेंड करेगी अपने पास से, अपने पास से क्या करेगी, ये बेंड करेगी। और कहाँ जाएगी, जाना कैसे था इसको, ऐसे, पर ये ऐसे ना जाके अपने पास से बेंड कर जाएगी। कैसे बेंड करेगी, टूवर्ड द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि रेयर टू डेंसर है, तो ये ऐसे करके इधर चली जाएगी। अब क्या होगा, मुझे फिर से यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। आई हैव टू ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर। तो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है, कुछ इस तरह से, इस सरफेस के ऊपर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। जैसे नॉर्मल ड्रॉ किया तो यहाँ से रे को एक्चुअली क्या करना था, रे को जाना था ऐसे करके, पर ये ऐसे ना जाके बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से ये चली जाएगी। ठीक है ना, तो इनको मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लेता हूँ। ये वाली को, नॉर्मल को अच्छे से इस तरफ कर लेते हैं, और ये वाली नॉर्मल को इस तरफ कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये एक रे आई थी जिसका नाम क्या है, ई एफ। यहाँ पे इंसिडेंट हुई एफ के ऊपर, और दूसरी, फिर ये एफ
जी, कौन सी, एफ जी जो रे है यहाँ पे स्ट्राइक हुई और जी से चली गई है आगे की तरफ, ये क्या है आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है आपकी एंगल ऑफ इमर्जेंट। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने पड़ेंगे, क्या है वो। अब यहाँ पे रे आई थी, देखना ये नॉर्मल और इस रे के बीच में क्या हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो किसके साथ लिखूंगा मैं इसको, R1 के साथ। और यहाँ से रे आई थी, यहाँ पे आके इंसिडेंट हुई थी, तो यहाँ पे भी एक एंगल बनेगी, इस एंगल को मैं लिख दूंगा R2। और ये बाहर चली गई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये देखिए ये वाली जो रे है ना, ये वाली, इस रे को अगर आप ध्यान से देखो, इसको मैं पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और दूसरी जो रे है आपकी, कौन सी वाली, ये वाली, समझ रहे हो बात को, ये ऐसे है। एक्चुअली जो इंसिडेंट रे थी, इसको जाना कैसे था, ऐसे जाना था इस तरफ एक्चुअल में, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण ये बहुत ज्यादा दूर चली गई है। एक्चुअली इसको जाना कैसे था, इस तरफ, जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये वाली। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होती तो ये किस तरफ जाती, इस तरफ जाती। लेकिन जो इमर्जेंट रे है ये वाली, ये ऐसे करके गई है इस तरफ, है ना, तो इसको मैंने पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया इस तरफ। तो इन दोनों रे के, इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में एक एंगल बनी, ये वाली एंगल, देख रहे हो, दिख रही है एंगल आपको, ये वाली। इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिविएशन। इस एंगल को कौन सी बोलते हैं हम, एंगल, एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी, ये सारी बातें समझ आई। और जहां पे ये दोनों मीट हुई, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम, क्या नाम दे देंगे, इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम जे। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ, तो इस पॉइंट को नाम दे देंगे हम जे। और ये डेल्टा जो बनाएगी क्या, आपकी एंगल ऑफ डिविएशन। ये पूरी की पूरी आपकी डायग्राम थी, मैंने 2 बार आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, अगर नहीं समझ आई है तो आप इसको रिपीट करके सुन सकते हो लेक्चर को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, डायग्राम का, जो कि इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको मे बी विजिबल नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जितनी यहाँ पे हमने बातें देखी हैं, इसको हम लिखे, थियोरेटिकली लिखा हुआ उसको भी देख लेते हैं। तो जो मैंने बोला, ए रे जो होती है, ए रे ऑफ लाइट, जिसका नाम क्या है, EF, इंसिडेंट हुई थी कौन से सरफेस पे, BC सरफेस पे, और रिफ्लेक्ट होगी किस तरफ, अलोंग FG, एट एंगल कितनी, R1, बेंडिंग टूवर्ड द, किस तरफ बेंड हुई थी वो, नॉर्मल की तरफ हुई थी। और FG जो रे थी, इंसिडेंट हुई किस एंगल, कितनी एंगल के ऊपर, एंगल R2 के ऊपर, किस फेस के ऊपर, AB फेस के ऊपर। ये AB नहीं, इसकी जगह आप लिख लेना BD, इस सरफेस के ऊपर ये इंसिडेंट हुई है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, जो यहाँ पे हमने डायग्राम समझाई है ना, यहाँ वहां पे वही लिखा हुआ है। तो इट बेंड, जैसे ये किस सरफेस के ऊपर गिरती है, इस सरफेस के ऊपर, ये कौन सी रे, FG रे जो है, गिरती है कौन से सरफेस के ऊपर, BD सरफेस के ऊपर। ये चली जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, इसको मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि आपको पता चले। ये वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल है, इससे दूर चली जाती है। तो यहाँ पे आपकी एक एंगल बनती है, जिस एंगल को आप क्या बोलते हैं, इमर्जेंट एंगल बोलते हो, है ना। कौन सी एंगल बोलते हो, इमर्जेंट एंगल बोलते हो। तो रे कहाँ हो जाती है आपकी, इमर्ज आउट हो जाती है ऑन पासिंग थ्रू प्रिज्म। रे कौन सी, EF, ये जो रे है EF, ये क्या करती है, सफर करती है 2 रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन यहाँ पे होती है और दूसरी रिफ्लेक्शन यहाँ पे होती है। एंड और क्या होती है आपकी, ये बेंड थ्रू एन एंगल ऑफ डिविएशन। और ये बेंड हो जाती है कितनी एंगल के ऊपर, डेल्टा एंगल के ऊपर। उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं। और इसका नाम भी दे दिया हमने, तो नाम देख लेते हैं क्या नाम होता है इसका। इसका नाम लिख देता हूं मैं, कलर ले लेते हैं हम ब्लैक। ये जे है, और इस लाइन का नाम दे दूंगा मैं क्या, के जे जी। कौन सी एंगल, के जे जी। एंगल कौन सी एंगल हुई है आपकी, ये एंगल हुई है आपकी डेल्टा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है जी। ओके, इन ट्राइंगल JFG, कौन सी ट्राइंगल में चले जाओ आप, JFG में। हाइलाइटर यूज करता हूं ताकि आपको विजिबल हो। कौन सी एंगल, JFG ट्राइंगल में चले जाओ, तो क्या होगा, ये वाली एंगल देखो ध्यान से, ये वाली एंगल किसके बराबर होगी, ये वाली एंगल होगी इस एंगल प्लस इस एंगल के सम के बराबर। ये वाली एंगल प्लस ये वाली एंगल, कौन सी ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ।
इस ट्राइंगल में जाओगे तो ये वाली एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द सम ऑफ कौन सी इंटीरियर एंगल, एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। देखो मैं क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द एक्सटीरियर एडजेसेंट एंगल के बराबर होती है। तो उसी के मुताबिक डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली एंगल, कौन सी एंगल, जे एफ जी, ये वाली एंगल प्लस कौन सी एंगल दूसरी, जे जी एफ, ये वाली एंगल, इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है किसके बराबर है, डेल्टा के बराबर। ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट। ठीक है, रीजन मैंने समझा दिया क्या है। अब देखिए दूसरी चीज समझते हैं, जे एफ जी, अगर आप ध्यान से देखो कौन सी एंगल, ये वाली जे एफ जी किसके बराबर है ये, अगर आप ध्यान से देखो तो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल आपकी है किसके बराबर, आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल, दोनों एंगल कौन सी है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, दोनों एंगल कौन सी है आपकी, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। यानी कि आई किसके बराबर होगा, R1 प्लस जे एफ जी, क्या होगा, आई इक्वल्स टू R1 प्लस जे एफ जी, और जे एफ जी की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, जे एफ जी कितना हो जाएगा आपका, आई माइनस R1 हो जाएगा, इक्वेशन नाम दे दिया मैंने ए। सिमिलरली ये वाली एंगल और ये पूरी एंगल दोनों क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है ना। अगर दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है तो आई ई किसके बराबर हो जाएगा, ई हो जाएगा R2 प्लस जे जी एफ के बराबर। तो क्या है यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ई किसके बराबर है, R2 प्लस जे एफ जी के। तो जे एफ जी किसके बराबर हो जाएगा, इस R2 को इस तरह भेज दो, तो ई माइनस R2 हो जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन होगी कौन सी, बी। अब ए और बी, एक्चुअली हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास डेल्टा किसके बराबर था, जे एफ जी प्लस जे जी एफ। मैंने जे एफ जी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ए में फाइंड कर ली, और जे एफ जी जे जी एफ की वैल्यू मैंने इक्वेशन बी में फाइंड कर ली। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी की वैल्यू उठा के मैं कहाँ डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, तो वही लिखा है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पुट कर दो वैल्यू, तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू क्या था, जे जे एफ जी, जे एफ जी कितना आपका, जे एफ जी कितना है आपका, आई माइनस R1, क्या है आपका, आई माइनस R1, और दूसरी एंगल कौन सी थी आपकी, जे जी एफ, कौन सी, जे जी एफ, जो कि किसके बराबर है, ई माइनस R2। दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दिए, कौन सी, ई माइनस R2, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, दूसरी कौन सी है, आई माइनस R1। अब मैंने इनको सेपरेट कर लूंगा, आर आर को एक तरफ लिख लूंगा और आई ई को एक तरफ, ई प्लस आई, फिर बीच में इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, इसके साथ भी माइनस लगा हुआ है, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये हो गया आपके पास। यहां तक उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए आपको एक क्वाड्रिलेटरल में चले जाना, कौन सा, बी, क्या नाम है, बी एफ आई जी, क्या है, बी एफ आई जी। तो देखते हैं कौन सा क्वाड्रिलेटर है जी, बी एफ आई जी, ये क्वाड्रिलेटर है। कहाँ पे आपका बी, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, विजिबल हो ताकि आपको, ये वाला बी एफ, और इस पॉइंट का नाम देंगे हम आई, आई जी, क्या बोला मैंने, बी एफ आई जी। इसका नाम दे देता हूं मैं पहले ताकि आपको पता चले आई क्या है आपका, ये आई। तो क्या नाम दिया, कौन से क्वाड्रिलेटर में जाना, विच क्वाड्रिलेटर यू हैव टू मूव, ताकि डेरिवेशन हो सके, बी एफ आई जी। इस क्वाड्रिलेटर को आप ध्यान से देखो, ये जो लाइन है, ये वाली और ये वाली, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाली ऐसे करके, बी एफ और एफ आई दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है क्योंकि ये नॉर्मल ड्रॉ किया था। सिमिलरली इसको देखना, बी जी और ये वाली लाइन जी आई, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है किसके ऊपर, इसके ऊपर।
तो मीन्स यहाँ पे भी एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी आपकी क्या है 90 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज कितना होता है 360 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल किसके बराबर होगी आपकी 360 के बराबर होगी। तो वही लिखा होगा यहाँ पे, देखते हैं। ये देखिए क्वाड्रिलेटर में आया आप, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल बी एफ आई प्लस एफ आई जी प्लस बी जी आई। अब ये कौन कौन सी एंगल है एक बार दिखा भी देता हूँ, कौन किस किस एंगल की बात हो रही है। ये वाली एक एंगल ए की, दूसरी कौन सी बी एफ आई, दूसरी कौन सी प्लस बी जी आई, तीसरी कौन सी एफ आई जी, और बी एफ आई दूसरी कौन सी बी जी आई। दोनों क्या है 90 डिग्री, तो दोनों की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट की होगी, वो भी देख लेते हैं। तो ये सारी मैंने एंगल तीन चारों को चारों एंगल्स मैंने ये बताई किसके बराबर होती है 360 के बराबर होती है। एंगल ए की ए रही, बी एफ आई कितनी है 90 डिग्री, और बी आई जी आई कितनी है ये भी 90 डिग्री। तो ये तो क्या है एंगल एफ आई जी किसके इक्वल है 360 डिग्री के बराबर। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री उस तरफ भेज देंगे तो 360 से 180 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 180 डिग्री बचेगा। ये किसके बराबर है एंगल ए प्लस एफ आई जी किसके बराबर हो गया आपका 180 डिग्री के बराबर हो गया, जो कि इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी है सेकंड। दूसरा आपने चले जाना ट्राइंगल कौन सी एफ आई जी में, कौन सी ट्राइंगल एफ आई जी, ये वाली एफ आई जी में, ये वाली ट्राइंगल में आ जाओ। तो इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखो, आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के, वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आर प्लस आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल जी आई किसके बराबर होगा आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखो वही लिखा होगा आर वन प्लस आर टू प्लस एफ आई जी किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर है ना। अब ये भी इक्वेशन सेकंड को देखो और इक्वेशन थर्ड को देखो, ये भी 180 डिग्री ये भी 180 डिग्री। तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाली एंगल किसके बराबर हो जाएगी आपके ये वाली एंगल के, इनके सम के बराबर हो जाएगी। और इक्वल टू देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने क्या बोला इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड के मुताबिक क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहना ठीक है। क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल एफ आई जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल एफ आई जी, क्या हो जाएगा एंगल एफ आई जी। ये एंगल एफ आई जी और ये एंगल एफ आई जी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास एंगल ए इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचा, ए किसके बराबर बचा हुआ आपका आर वन प्लस आर टू बचा हुआ है। तो इसी को ये क्या है, ए क्या है आपकी एंगुलर प्रिज्म होती है, मैंने पहले ही बताया था। तो एंगुलर प्रिज्म क्या होती है आर वन प्लस आर टू होता है। लेकिन इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या था, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल्टा कितना था आपका, डेल्टा कितना था आपका, डेल्टा इक्वल्स टू क्या था आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू था। आर वन प्लस आर टू की वैल्यू आपको पता है कितनी आ चुकी है, ए आ चुकी है। तो आर वन प्लस आर टू की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो। तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा आई प्लस ई माइनस ए हो जाएगा। ए को उस तरह भेज दो तो डेल्टा प्लस ए किसके बराबर हो जाएगा आई प्लस ई। बट इस डेल्टा, डेल्टा इज एंगल ऑफ डिविएशन, ए क्या आपकी एंगल ऑफ प्रिज्म, आई क्या आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या आपकी एंगल ऑफ इमर्जेंट। इंसिडेंस क्या होती है सरफेस पे जो स्ट्राइक की रे उसको इमर्जेंट इंसिडेंट बोलेंगे। ई क्या होती है जो बाहर रे आ चुकी है, नॉर्मल और इमर्जेंट के बीच में, इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगी उससे हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलते हैं। ध्यान रखना इस बात का। देखिए ये है ना, ये जो रे आई थी बाहर, इस रे को हम क्या बोलते हैं इमर्जेंट रे, और ये जो एंगल बनती है यहाँ पे इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ इमर्जेंट। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आ रही होंगी आपको। यहां तक तो हमारे पास आगे एक इक्वेशन। अब एग्जाम में बोलते हैं डेरिवेशन करो किसकी, डिविएशन बाय थिन प्रिज्म। प्रिज्म आपका बहुत ज्यादा थिन है, उस केस में आप डेरिवेशन करो। तो जब रे ईएफ इंसिडेंट होगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा सरफेस था बीसी सरफेस था इधर वाला, इसके ऊपर जब रे इंसिडेंट हुई थी तो वहां पे हमें क्या लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। कहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम, यहाँ पे। तो
इस सरफेस के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, स्नेल्स लॉ। तो इंसिडेंट रे इस केस में क्या है आई, और रिफ्लेक्टर रे क्या है आपकी R1। स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। फार्मूला होता है जो कि क्या होता है आपका म्यू के बराबर होता है, यानी कि कौन कहां से कहां रे जा रही है, फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में। और म्यू टू अपन म्यू वन मैंने क्या लिख दिया, म्यू लिख दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइन आई तो समझ आ रही है, पर इस केस में आर आपका क्या था, आर आपका था R1, तो इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, यहाँ पे R1 आएगा। तो साइन आई अपॉन क्या है, R1 किसके बराबर आएगा आपका, 1 म्यू 2 के बराबर आएगा। आपको पता है ये प्रिज्म कैसा है, थिन प्रिज्म है। अगर प्रिज्म थिन है तो जो आपकी एंगल्स होंगी वो भी बहुत ज्यादा छोटी बनेगी। और मैंने आपको पहले भी कितनी बार बताया, जब एंगल छोटी होती है तो साइन आई को आप क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। साइन आर को आप क्या लिख सकते हो, आर लिख सकते हो। ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं। इसी चीज को यूज करते हुए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखिए, तो साइन आई की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई लिख दिया। और साइन R1 की जगह क्या रख दिया मैंने, R1 लिख दिया। यहाँ पे क्या है म्यू, तो आई अपॉन R1 इक्वल टू क्या आएगा आपका म्यू। कब, एज एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन आई किसके बराबर, आर आई के बराबर, एंड साइन R1 किसके बराबर, R1 के बराबर। तो ये इक्वेशन आपकी, R1 को इधर भेज दिया उठा के मैंने, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू म्यू R1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपकी, 5th। ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो सरफेस था, इस पे भी आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, स्नेल्स लॉ लगाना है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपकी R2, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है आपकी E, है ना। यहाँ पे स्ट्राइक की थी ना रे, ये वाली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगी आपकी R2, और एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या हो जाएगी आपकी E। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए साइन R2 अपॉन साइन E किसके बराबर हो जाएगा आपका, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इस बार क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, रेयरर टू किस, सॉरी डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो मैंने आपको रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल बताया हुआ है, तो उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल में हो जाता है स्नेल्स लॉ में। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 म्यू 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखना, ये जो है ना, इसको इक्वल टू ऐसा भी लिख सकते थे, 2 म्यू 1। क्यों, क्योंकि रेडिएशन कहां से जा रही है, रे कहां से जा रही है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। तो 2 म्यू 1 किसके बराबर होता है आपका, 1 अपॉन म्यू 1 म्यू 2 के बराबर होता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो मैंने इसको इसको कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी मैंने। ठीक है जी, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ इक्वल टू को। तो क्या गया, साइन R2 अपॉन आर, एक्चुअली आना क्या था, ये आना था, लिख देता हूँ, सेकंड मीडियम से जा रही है ना, यहाँ 2 आना था, यहाँ 1, लेकिन 2 म्यू 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रीजन लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कैसे, ऐसे, सॉरी ऐसे लिख सकता हूँ। तो 2 म्यू 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपन म्यू 1 2 लिख सकते हैं। अब साइन R2 की जगह क्या रख दिया मैंने, R रख दिया, क्योंकि एंगल्स बहुत ज्यादा क्या है आपकी छोटी है। तो आर साइन R2 की जगह क्या आ गया आपका R2, और साइन E की जगह क्या आ गया आपका E, किसके बराबर आपका 1 अपन म्यू के बराबर है। इसकी वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो जाएगा आपका, E को इधर भेज दिया, म्यू को इधर भेज दिया, तो E की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, म्यू R2 आ गई। इक्वेशन कौन सी आपकी, 6। अब आपने इक्वेशन 5th और इक्वेशन 6 को डाल देना है कौन सी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में जो अभी बनाई थी हमने, एक सेकेंड, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है जी, और ये वाली इक्वेशन में आपने क्या डाल देना, मैंने क्या बोला आई और ई की वैल्यू को। आई की वैल्यू भी हमने निकाल दी, कितनी है आपकी, म्यू R1 है, और ई की वैल्यू भी निकाल दी, कितनी है वैल्यू आपकी, म्यू R2 है। दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, तो देखिए क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, ये देखिए, तो क्या आ गया आपका, डेल्टा प्लस ए, क्या था आपका आई प्लस ई था, आई की जगह आपका क्या आ गया, म्यू R1 इक्वेशन 5th से, और इक्वेशन 6 से आ गया आपका म्यू R2। म्यू म्यू कॉमन है तो कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आ गया, डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू म्यू कॉमन ले लिया, तो क्या आ गया अंदर, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 कितना होता है आपका, ए होता है, ये भी आपको पता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको ए लिख दिया, क्या लिख दिया, ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, तो क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा प्लस ए इक्वल्स टू म्यू ए हो जाएगा, और ए, इस ए को इस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा म्यू ए माइनस ए आ जाएगा। डेल्टा
ए कॉमन है तो कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा डेल्टा म्यू माइनस 1। और इस इक्वेशन को मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन आपको डिराइव करनी थी इस टॉपिक के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये क्या आपकी एंगल ऑफ डिविएशन है, क्या है आपकी ये एंगल ऑफ डिविएशन, ये व्हाट इज इट, इट इज योर एंगल ऑफ डिविएशन। किसके बराबर होती है आपकी एंगल ऑफ प्रिज्म इनटू म्यू माइनस 1। म्यू क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये सारी टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। अब इफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, कितनी स्मॉल, 10 डिग्री से छोटी होगी, देन द डिविएशन डेल्टा इज कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला। ये फार्मूला कब लगता है, अगर आपकी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगी 10 डिग्री से कम होगी तब। अगर 10 डिग्री से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म की बात करो, इफ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होती है 10 डिग्री से ज्यादा होती है, यानी कि ए की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो ये वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे, अगर कम होती है तो ये वाला फार्मूला लगा के सॉल्व करोगे। वैसे आपको इतनी जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में ये चीजें पूछी नहीं जाएगी, ऐसे आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ ये बात होती है। इसके अगला जो टॉपिक रहेगा दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस इसका जो हम फार्मूला डिराइव करेंगे ना, इस फार्मूले के बेस के ऊपर आपको आएगी क्या, न्यूमेरिकल। डेरिवेशन भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये वाला भी अच्छे से समझना, ये तभी समझ आएगा जब ये डायग्राम आप आज का जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया होगा तब। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, आपके पास नंबर तो है ही, ग्रुप में मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, अदरवाइज आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार सारी चीजें दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहले ये टॉपिक पढ़ाया मैंने आपको, फिर उसके बाद थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, फिर ये किया, ये लिखना है इसी तरीके से आपने, फिर उसके बाद आपकी डायग्राम बनेगी, ये डायग्राम भी मैंने आपके लिए जूम कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर उसके बाद ये लिखोगे सारा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका जो स्क्रीनशॉट लोगे ये लोगे, ठीक है, ये ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है ये करना है आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है आपको करना है दैट इज दिस टॉपिक, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। ठीक है, ले लिया, एंड हियर वी गो, एंड दिस इज योर लास्ट वन। और यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। ठीक है, मैं इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।